फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑब्टेन किया गया। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम देखते हैं कि दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, Gm1m2/r², जिसमें जो G कैपिटल G है उसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू न्यूटन ने डिटरमाइन नहीं की थी, G की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की थी हेनरी कैवेंडिश ने ईयर 1798 में। तो किस एक्सपेरिमेंट से कैवेंडिश ने ये वैल्यू ऑब्टेन की थी वो हम आज समझेंगे। तो एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया, एक वायर लिया गया, उस वायर से एक रॉड अटैच की गई, रॉड की लेंथ L थी और उससे दो पॉइंट मासेस, या पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, दो स्मॉल स्फीयर्स जो है वो कनेक्ट किए गए। उन दोनों स्फीयर्स का मास था m, ये लेड के स्फीयर्स थे। तो इस तरह का हमने अरेंजमेंट बनाया गया। फिर हमने क्या किया, लेड के ही दो बड़े स्फीयर्स लिए जो S1 और S2 से हम डिनोट कर रहे हैं और इनको ऑपोजिट साइड्स में रखा। एक्चुअली ये इसके एक सामने और एक पीछे की तरफ रखा हुआ है, दिखने में नीचे और ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये जो मोशन होगा इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से होगा। तो ये जो स्फीयर इसके सामने रखा हुआ है ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये इसके पीछे रखा है वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो इस स्फीयर पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा, इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगा। ये फोर्स बहुत ही स्मॉल होगा, जैसा ऑलरेडी हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी इस फोर्स के कारण क्या होगा, ये सिस्टम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। और ये जो वायर है जनरली एक टॉर्शनल वायर होता है, जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब ये ट्विस्ट होगा एक क्या करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है, जो वापस से सिस्टम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये दोनों फोर्सेस लगे, इन्होंने क्या किया, एक टॉर्क जनरेट किया और इस वायर ने भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट किया। इक्विलिब्रियम पर दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे। अब जैसे ये जो स्मॉल स्फीयर है इसका मास है स्मॉल m, कैपिटल स्फीयर का मास है कैपिटल M और आइडेंटिकल है, दोनों स्फीयर ये आइडेंटिकल है, ये दोनों स्मॉल स्फीयर भी आइडेंटिकल है। अब इक्विलिब्रियम पर जब इस बड़े स्फीयर और छोटे स्फीयर के जो सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस अगर d होगी तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में लगेगा वो क्या हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m/d²। और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं, तो इनका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, सॉरी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन जब ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं ये कपल फॉर्म करते हैं। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, कपल, जो हम रोटेशनल मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कपल क्या करता है, कपल सिर्फ टॉर्क जनरेट करता है, उसका नेट फोर्स 0 होता है और वो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। और कपल का टॉर्क क्या होता है, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों फोर्स बराबर लगेंगे F, तो इनका टॉर्क क्या हो जाएगा, F इंटू L। और इक्विलिब्रियम पर ये टॉर्क इस वायर के जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उससे बराबर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द फोर्स दैट इज Gmm/d², जो F के बराबर है, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस जो L के बराबर है, ये आ गया। टाउ टॉर्शनल कांस्टेंट है वायर का, जैसे स्प्रिंग का फोर्स होता है kx, वैसे टॉर्शनल वायर का जो टॉर्क लगता है होता है k थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितनी वो वायर ट्विस्ट करेगी, घूमेगी। तो अगर ये सिस्टम थीटा ट्विस्ट करेगा तो टॉर्शनल कांस्टेंट इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब टॉर्शनल कांस्टेंट वायर का जनरली पता होता है या निकाला जा सकता है। हम दो नॉन फोर्सेस ऐसे लगाएं जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में और उससे देखें इक्विलिब्रियम पर कितना एंगल आ रहा है। अब अगर फोर्स हमारे पास नॉन होगा तो एक्चुअली कंडीशन क्या आएगी इक्विलिब्रियम की, अगर F की टर्म से बात करें तो F इंटू L इज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट इंटू थीटा। तो हमने नॉन फोर्स लगाया, लेंथ हमें पता है, हमने थीटा मेजर कर लिया, उसे टॉर्शनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज हमें नहीं पता, लेकिन हमें टॉर्शनल कांस्टेंट पता है, थीटा पता है, दोनों मासेस हमें पता है, D हमें पता है, L पता है, हम इससे G की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैवेंडिश ने इस एक्सपेरिमेंट से G की वैल्यू निकाली और बाद में थोड़ी सी वो और रिफाइन हुई। एक्चुअली उसमें लगभग 1% का एरर था, तो पहले जमाने में इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी, तो उसको और थोड़ा सा रिफाइन किया गया। तो और रिफाइंड वैल्यू जो आज हम यूज करते हैं दैट इज 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बट सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए।